Hi everyone. So in this video we have Dr. Harshita Shokeen, who is my friend and batchmate, who has got very good rank in this year NEET PG. So welcome and congratulations Harshita. थैंक यू डॉक्टर जीतू। क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब? अब तो सब बढ़िया हो गया है। आप सब बढ़िया हो गया है। तो बस वही आज हमें आपसे जानना है कि ऐसा आपने क्या किया कि अब सब बढ़िया हो गया है। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे हर्षिता पहले? सी आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो यहीं से आकाश से कोचिंग ली यूजी टाइम्स में, पर मेजर फोकस बोर्ड्स पे था, तो ड्रॉप करना पड़ा एक साल। बट देन आई लैंडेड अप इन वीएमएन से सफदरजंग विद अ गुड रैंक। यहाँ आने के बाद द कॉलेज लाइफ इज अमेजिंग अमेजिंग। लाइक सफदरजंग इज एवरीवन एग्रीड। नोज पर उसके बाद द रियलिटी हिट्स यू इन इंटर्नशिप कि अब नीट पीजी आ गया है। नाउ व्हाट? तो नीट पीजी वाज, इट इज़ लाइक अ वेरी टफ फेज। तो हर्षिता, मतलब यही हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है अच्छे से वो कब से स्टार्ट की? एग्ज़ाम्स के टाइम उससे पहले आपकी क्या स्ट्रेटजीज रही थी, क्या कैसे आपने प्रिपरेशन करी? मतलब एग्जैक्टली ऐसा आप एक पिन पॉइंट करके डे नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आज बैठ के अब पीजी की प्रेपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि एमबीबीएस और मतलब ऐसे फर्दर हमारी जो मेडिकल लाइफ होती है पूरी जर्नी होती है कि डेली बेसिस पे आप अपना जो कंट्रीब्यूशन देते रहोगे चीज़ों के लिए वो उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा इनमें। तो फर्स्ट ईयर से ही मतलब आप एक वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे बनाकर रखो अपने एकेडमिक्स में और अपने मतलब इन्जॉयमेंट वाले पार्ट में, कि आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपको उस टाइम में मतलब एज अ नर्ड भी नहीं बनना है कि आप एक बुकवर्म बन के रह गए हो पूरा टाइम पे। तो आप पढ़ाई करो कंसिस्टेंटली शुरू से ही। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफरेबली आप यूज़ करना शुरू करो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग इन एग्ज़ाम। आप स्टैंडर्ड बुक्स से अगर पढ़ना शुरू करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपको नोट्स पढ़ने होते हैं तो उस टाइम पर आपको वो चीज़ें काफ़ी ईजी लगती हैं कि अरे ये तो वहाँ पे रॉबिन्स में ये लाइन पढ़ी थी या वहाँ पे ये डायग्राम देखा था। तो उस टाइम आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी और ईजी लगती हैं। तो आप शुरू से ही नीट पीजी के माइंडसेट से पढ़ो, शायद ये बहुत ज़रूरी नहीं लगा मुझे अपने लिए। शुरू से मैं हम्म। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना प्रेफर करती थी। एग्ज़ाम टाइम में प्रॉफ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो शायद उस टाइम पर मतलब जो साथ में हैंड बुक्स होती हैं कि वो भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि एग्ज़ाम में लिखना आ जाएगा आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिखना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आर वेरी नाइस, दे हेल्प यू इन द एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके बाद फर्स्ट बिल्कुल। ईयर के सब्जेक्ट्स स्पेशली आपको मतलब उसी तरीके से पढ़ने होते हैं, आप नीट पीजी के अप्रोच से नहीं पढ़ सकते उन्हें। उसके बाद सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज वो सबसे बल्क मतलब आपका फॉर्म करेंगे लास्ट में। आप फार्मा, पैथ, माइक्रो एंड फोरेंसिक, इनमें से एटलीस्ट एक्सेप्ट फॉर फोरेंसिक दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर रियली स्कोरिंग। अगर आपकी बहुत अच्छी होल्ड नहीं होगी इन तीन सब्जेक्ट्स में सिंस बिगनिंग, तो आपको एंड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स पे। इफ़ यू आर डूइंग वेल इन दीज थ्री सब्जेक्ट्स सिंस बिगनिंग, तो आपको एंड में क्लिनिकल इंटीग्रेशन बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद थर्ड ईयर से करेक्ट। यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन नोट्स, कि आपको जो एप्स होती हैं या आप मतलब प्रेफर करते हो ऑफलाइन क्लासेस लेना, तो आप वहाँ पर जाकर आप अपने नोट्स इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हो थर्ड ईयर से। इफ़ यू विश टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, लाइक यू आर नॉट सच अ पर्सन कि जो एंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर पड़ सकता है, तो इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम थर्ड ईयर कि नीट पीजी अब क्रैक करना है। तो थर्ड ईयर से आप अपने नोट्स जो होते हैं नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो आप अपने सब सब्जेक्ट्स के। फर्स्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स जो हैं आप उनके नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। स्पेशली थर्ड ईयर जो होता है उसको ऐसे ही हनीमून सेमेस्टर या हनीमून प्रॉफ टाइम बोलते हैं, बिकॉज उसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं कम होते हैं एंड इट इज़ अ ह्यूज ईयर। तो उसमें आप बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं, बाकी सब ईयर के सब्जेक्ट्स भी जो हैं उन पर आप फोकस कर सकते हो ईजिली। लाइक फाइनल प्रॉफ हैज़ टू मैनी सब्जेक्ट्स, तो आप थर्ड ईयर का जो पीएसएम कोर सब्जेक्ट होता है उसके अलावा फाइनल ईयर के काफ़ी सब्जेक्ट्स शुरू कर सकते हो। एंड इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टार्ट थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि जैसे आप मेडिसिन सर्जरी पढ़ना चाहते हो तो आपने कोई यूनिट उठा लिया कि चलो एंडोक्राइन करना शुरू करते हैं, तो यू आर डूइंग एंडोक्राइन फ्रॉम मेडिसिन ऑल्सो, सर्जरी ऑल्सो,
एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, पैथ, फिजियो, फार्मा, ये सब चीज़ें. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपको दिखता है कि ये भी नहीं हुआ, हॉच पॉच मेक्स द थिंग वेरी वियर्ड. तो बेटर होता है कि जो आप न्यू सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो उसमें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करो, और जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़े हुए थे उनको एज अ होल आप एक बार कवर कर लो. उसके बाद आप थर्ड ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, पीएसएम, मतलब उसको तो आपको पढ़ना चाहिए, शुरू से पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसमें रिटेंशन बहुत पुअर हो जाती है. वो बहुत जनरल चीज़ लगती है तो रिटेन नहीं हो पाता इतना. ईएनटी ऑफ द आर ईजियर, तो आप उनको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के मतलब अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो उनसे, तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर पोस्टिंग्स अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू आर डूइंग देम फ्रॉम योर नोट्स, तो इनफ हो जाता है. क्योंकि एटलीस्ट फ्रॉम मतलब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. एंड फॉर द फाइनल ईयर में आपको सिर्फ फाइनल ईयर पढ़ना होता है. मतलब देर इज़ नथिंग एल्स दैट यू नीड टू स्टडी इन फाइनल ईयर एक्सेप्ट फॉर फाइनल ईयर. कि अगर आपको उस टाइम पे लग रहा है नहीं मैं फर्स्ट ईयर भी कर लेता हूँ, सेकंड भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये रह गया, एट दैट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ओवर योर फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, तो हमेशा आपका कुछ ना कुछ लैक करता रहेगा. तो इट इज़ बेटर आप फाइनल ईयर में अपने कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करो. यू वर्क ऑन मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स. जितना ज़्यादा आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो उतना बेटर वो आपको एंड में यील्ड देंगे. And the shorter subjects, they are called short because they can be completed in a very less time, और उनमें से questions कम आते हैं, तो इसलिए you are more confident about them. कि आप एक बार भी पढ़ रहे हो, दो बार भी पढ़ रहे हो, उसके बाद भी you will feel more confident. But you won't get the same satisfaction if you are doing that for medicine, surgery, etc. करेक्ट. Yeah. तो मैं बता देता हूँ, मतलब हर्षिता कहना चाह रही है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, सीधा मग्गे डाल के घड़े नहीं भरने हैं. दूसरी बात, जो भी अपना ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हार्ट ले लो आप, लीवर ले लो, तो जहाँ भी आप लीवर पढ़ रहे हो, चाहे वो बीटा मेडिसिन या सर्जरी हो, एक साथ पूरा लीवर को एक चैप्टर बना के पढ़ लो. हाँ जी. तो ये दो बात जो हर्षिता फोकस करना चाह रही है. तो हर्षिता, आपका जो प्राइम सोर्स ऑफ स्टडी था हाँ वो जी. क्या था? मतलब आजकल काफ़ी ऐप्स हैं, कोचिंग्स हैं, तो आपका जो प्राइम सोर्स है स्टडी का वो क्या था? मतलब आपने थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ से किए हैं? एक्चुअली द थिंग इज़ कि लोग एक चीज़ पर स्टिक कर जाते हैं, और इट माइट वर्क फॉर देम एज वेल. कि कोई अगर प्रेप लैडर से पढ़ना शुरू कर रहा है तो वो सिर्फ प्रेप लैडर से पढ़ रहा है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल गिव बेटर रिजल्ट्स इफ दे डू दैट. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ नॉट बीन द सेम, बिकॉज आई हैड मैनी पीपल लाइक सीनियर्स, बैचमेट्स एंड टीचर्स ऑल्सो, जो मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते थे इस टर्म में कि कौन से टीचर से मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है. बिकॉज मैं अकेले नहीं पढ़ती थी. आई यूज टू स्टडी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, like including like my very nice friends who have done very nice in exams as well. तो हम सबको पता होता था कि मतलब कौन सा टीचर किस तरीके से एक्सप्लेन करता है. वी यूज टू फाइंड आउट आवर ओन काइंड ऑफ टीचर्स, और हम फिर उस पर फोकस करते थे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट्स आई फाउंड ऑल द प्रेप लैडर के टीचर्स टू बी अमेजिंग. फॉर एग्जाम्पल, अपूर्व मेहरा सर, ही इज़ amazing teacher for ortho. There are other teachers also, they are also teaching people and people like them also, but मेरे लिए I found him to be suitable. मुझे ऐसा लगता था कि I would see कि कौन सा टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, and whatever suits me I'll go for him. So I did my short subjects from prep ladder, all the 5 short subjects. For the major subjects like medicine, I did from Dr. Marwa, who is I think the best medicine teacher I have seen till date. For surgery, I did it from Pritesh sir, who is also amazing. Like, all the teachers are amazing. It's just that which teacher suits you more. Everyone has a different way of studying, so these teachers did suit me more, so I studied from them. For obs gynae, I did from Maro, Sakshi ma'am, and for pediatrics, I again did from Maro only. For PSM, I did from Vivek Jain sir. For ENT and OPHTA, I used Maro. And pharma, obviously GRG sir was not, he is the god of pharma. Then path, we Exactly. have another god, that's Spurs sir.
Forensic I did from Prep Ladder only, and micro also I did from Prep Ladder only, Sonu Pawar sir. For anatomy, I went for offline classes from Ashwani sir, and his notes and his offline class were very helpful in the end. For biochem, I used Rebecca ma'am's notes, but it was since the lockdown time was there and I hadn't studied biochem earlier, so I had to use the app only. And for physio also, I used Maro only. So it is like I had a lot of time since I started from very beginning, so I could see which teacher is suiting me. I could see all the three teachers from three different platforms, and I could find out if you are starting a little late or you are a person who just tries to stick to one source. I would surely suggest that you just use one platform and you do all the subjects from that place only, because most of the teachers, they do cover everything, but they are covered in either different videos, different subjects, or in different ways. So it is better if you stick to one place if you don't know where you are supposed to go, or you don't start very early. तो बेसिकली मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो यूजुअली कॉमन चीज़ें होती हैं और कॉमन चीज़ें हर टीचर पढ़ाता है. तो बस बेसिकली डिपेंड ये करता है कि हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमें किस टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है, उससे हमें पढ़ लेना चाहिए. एग्जैक्टली है ना? यस. ठीक है. तो हर्षिता, आपके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स वो हैं जो टॉप 5 आप उनको रैंक करोगे कि नीट पीजी के लिए या INI CET के लिए ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये कंप्लीट ही होने चाहिए, टॉप 5 सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? टॉप 5 मीन्स इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. इम्पोर्टेंट क्या होता है? जो एग्जाम में या तो बार बार पूछा जा रहा है या जिसको इजीली आंसर किया जा सकता है. तो if I have to rank 5 subjects, first one will surely be Obs Gynae. Like it is. दूसरा क्वेश्चन Obs Gynae का होता है. Obs Gynae and PSM, these were the two subjects which were coming alternatively. Like in this NEET, it was like if you haven't studied these two subjects, you cannot crack it. So it is Obs Gynae, it is PSM, it is micro. Micro is very high yielding and it is very volatile. See, if you are a person who has studied clinical subjects very well, so medicine and surgery will be my 4th and 5th choice. But if you haven't studied like since very beginning and you have lesser time and more syllabus to cover, so subjects like biochem, they are so vast, but the questions which were being asked this time, they were only that clinical points which were being covered in like 4 or 5 chapters probably. So you are covering 4 or 5 chapters and you are getting almost 10 to 12 questions done. So you can like have your choices in different ways depending when are you starting your preparation actually. So I'd go for Obs Gynae, PSM, micro, and then on one side if you are starting early and you have nice clinical orientation, then I'll go for medicine and surgery. If you don't have that, then I'll go for biochem. And path, I think path is also very high yielding. बायोकेम का तो ये सीन है कि आप पढ़ोगे तो मतलब इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको याद है, थ्योरी याद है तो इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर वो इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं होंगे. एग्जैक्टली. बट उसमें क्वेश्चंस आर सो मेनी दैट यू कांट जस्ट लेट इट गो. लाइक यू कैन नॉट लेट गो 14-15 क्वेश्चंस कि ठीक है बायोकेम छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, आई विल कवर इट समवेयर एल्स. ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू स्टडी बायोकेम. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर बार वही चीज़ें पूछी जा रही है. म्यूको पॉलीसैकेराइडोसिस पूछा ही जाना है. यू हैव ऑल दीज थिंग्स, सो यू every time you will do questions, you will get to know where you have to go. Biochemistry is must. Yes, biochemistry is must. If you are starting early, अगर आपने नहीं शुरू किया है अगर पहले से, then you just have to focus on few chapters of biochem, but you cannot completely neglect it. तो चलो हर्षिता, मान लो कि जैसे कुछ बच्चों के पास टाइम की कमी हो जाती है ना, कोई लेट शुरू करता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रैपिड रिवीजन से भी करके सफिशिएंट काम हो सकता है कि हाँ भाई हमने रैपिड रिवीजन से सब्जेक्ट कर लिया, हमें अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए. तो आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको रैपिड रिवीजन से हम कर सकते हैं? सर, टाइम की कमी तो सबको लगती है. नो मैटर हाउ अर्ली यू स्टार्ट, लाइक इवन ऑन द एंड डे यू विल बी लाइक 19 के 19 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे कवर कर सकता हूँ.
Like you will never खरगोश feel है ना सब, confident. भागना भी है, फिर बीच में सोना भी है। Sona is also very important. You cannot neglect sleep also. Coming back to your question कि अगर मतलब रैपिड रिविजन के लिए अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स देखनी है तो आई थिंक शॉर्ट सब्जेक्ट्स में ऑल दी 5 शॉर्ट सब्जेक्ट्स आई थिंक यू कैन गो फॉर रैपिड रिविजन, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट से यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस यू कैन क्रैक यूजिंग अदर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिसिन से सॉल्व हो सकते हैं। इवन फॉर पीडियाट्रिक्स आई वुड सजेस्ट कि आप सिस्टमिक वाला पार्ट छोड़ सकते हो इफ़ टुवर्ड्स द एंड आई एम सेइंग सो, कि आपको एंड में टाइम नहीं मिल पा रहा है रिविजन एक्सेट्रा के लिए, तो यू कैन स्किप दिस सिस्टमिक का पार्ट फॉर पीड्स और आप सिर्फ शुरू वाला पार्ट कर सकते हो जो कोर पीड्स वाला पार्ट होता है। सो दैट इज़ गोइंग टू सेव हाफ ऑफ योर टाइम। बाकी जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं यू कैन डू दैम फ्रॉम रैपिड रिविजन। यू कैन ऑल्सो यूज रैपिड रिविजन फॉर ENT एंड OPTHA आई थिंक, and but rapid revision doesn't mean you just have to do the notes which are given in the rapid revision. Along with that, you should surely do previous 5-year questions for INI also and NEET also. Then only you are going to get a hang of the questions which are being asked. So I think these few subjects can be done. तो हर्षिता आपने एग्ज़ाम दिए हैं अभी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इम्पोर्टेंस है, कितना उनका वेटेज है? Previous year questions for me as a student, like they are must. If you are studying everything, every little thing, and you have not done previous year questions, everything in the exam will feel so new to you. Like, Correct. do previous year questions no matter like how late you are starting, how early you are starting, you have to do them. Like until unless you get an orientation of the exam कि एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, यू कैन नॉट डू दैम इन द फर्स्ट गो। तुम्हारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है, आपको एक टॉपिक आता है पर आप उसमें 10 मिनट लगा के यू कैन नॉट सॉर्ट आउट थिंग्स। यू नीड टू नो एग्ज़ाम में क्या पूछा है। 10 एग्जाम्पल्स अगर आपको पढ़ाए गए हैं तो उसमें से प्रोबेबली 4 एग्जाम्पल्स ही रिपीटेडली पूछे जाएंगे और वो हमेशा ही पूछे जाएंगे। इफ़ द ट्रेंड इज़ गोइंग टू चेंज, इट इज़ गोइंग टू चेंज ओवर टाइम। तो आपको एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 years यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उनको करने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक से यू गेट अ हैंग ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली यू गेट टू नो कि कितना मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इज़ वास्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी anatomy if you compare it is like according to the amount of pages or something of that kind, the syllabus is almost the same, but anatomy में से सिर्फ अगर 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माइक्रो से 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो you cannot give same amount of time to both the subjects in the end. You have to prioritize micro over anatomy. So in this way, how do you get to know which subject is more important? Only when you do previous year questions. So I think they are must. Like you cannot go for any exam without doing previous year questions. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका टाइम भी बचाएंगे ना? वो आपका टाइम बचाएंगे प्लस दे विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल इन दिस INI, लाइक almost 30 to 40% questions were repeat, and repeat doesn't mean like for everyone who is doing, yeah, that like for like repeat doesn't mean that exactly same question will be asked, because once you enter that hall you see 200 questions at the same time and so many people are looking at them. When you come out you recall those questions and obviously there will be some error in like recalling those questions. So you cannot expect the same answer or same question in the exam. The topic will be same. So the only purpose of doing previous year question is to orient yourself towards important topics of the exam. That's it. करेक्ट। तो उनको देख के ये भी पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, Exactly. कैसे क्वेश्चंस मॉडिफाई किए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Exactly. तो हर्षिता कि आपने अपना पहला GT ग्रैंड टेस्ट है वो कब दिया था? ग्रैंड टेस्ट कितना फ्रिक्वेंटली आप देते थे? आप रिव्यू करने में उनको कितना टाइम लगाते थे? GT की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? See, grand tests are important, but they are frightening also. For many people, like not
like everyone who goes through this phase gets that laughter. They understand what we feel when we give our first GT. Like potential is something different, but when we appear for an exam and we score so bad, then it just scares us so much. But personally speaking, since we did our internship from Safdarjung, and Safdarjung is the hub of patients, so we had very little time for studying in our internship time. So I started with my GT very late. It was somewhere in Feb, I think, initial Feb, because I could not study well in the initial part of my internship and could not gather enough courage कि first GT दे दूँ. कि what if I score so less? What if I don't know. It was very fearful for me. But once I started, I understood that it is very important that it is not just giving the exam, finding out right or wrong. You have to sit and you have to give 200 questions का test in one go. वो सिटिंग बनाना ही सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है. आपके एग्जाम में नंबर कितने आ रहे हैं वो तो फर्स्ट जीटी का टारगेट ही नहीं होता है. यू हैव टू सिट एंड कंप्लीट योर एग्जाम. ये फर्स्ट टारगेट होता है फर्स्ट जीटी का. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है. एंड देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीटी इंपॉर्टेंट होता है उसको रिव्यू करना. फॉर मी सी पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट पर्सन जो मतलब बहुत लंबा टाइम बैठ के ऐसे पढ़ते हैं करके. तो वॉट आई डिड इज आई यूज टू गिव वन GT once I started preparing actually well during my internship time. So I used to give one GT 1 week per week, and I used to review those questions, 200 questions over that 1 week. That I'll do 30-35 questions every day. I'll review them, and then for the next day I'll do something else, like the rest of the questions, so that by the end, like I have to give my another GT, I'm done with reviewing all the questions. I don't leave anything in the middle. So it really worked for me. Like sitting for 2 hours, 3 hours in one go was a little tough for me. So I found this to be little better for myself. तो आपके हिसाब से पहले थोड़ा सा सिलेबस करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद जीटी देने स्टार्ट करो. Exactly. तो 3 महीने पहले आपने अपने पहला जीटी दिया था हर्षिता ना? Feb, yes. सही है. Yes. सही है, टाइम रहते दे दिया पर है ना. दे दिया, that is more important. और हर्षिता क्वेश्चन बैंक, और जो क्वेश्चन बैंक करने के बाद जो आप बुकमार्क क्वेश्चन है, हाँ जी. ठीक, वो मतलब हम क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट किया, बुकमार्क क्वेश्चन पहुंच जाते हैं 2000 3000 तक पहुंच जाते हैं. अब एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट टाइम पे तो रिवीजन हो नहीं पाए, सारे क्वेश्चन तो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसको कैसे डील किया? शुरू में इतने सारे क्वेश्चंस देख के यू ऑलरेडी गेट सो अफ्रेड कि आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो बुक मार्क्स के लिए. तो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी था कि मैं अपने सिलेबस को जितना कम कर सकती हूँ, कंसाइज करूँगी, उतना बेटर मेरे को फील होगा कि हाँ ये हो सकता है. तो मेरे जितने भी एम्स और नीट के अलावा जो भी सारे बुक मार्क्स थे, आई जस्ट ब्लाइंडली रिमूव दैम. कि क्योंकि सिंस द एप्स टुडे आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि उन्होंने आपके लिए मेजर काम किया हुआ है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू इज़ बीइंग सर्व्ड इन अ प्लेट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़. अगर उसको छोड़कर अगर आप साइड के 5-10% के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके लिए आप 200-300 क्वेश्चंस कर रहे हो, सो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. Instead of doing 10,000 questions, just do those 2,000 questions which have been asked in AIMS and NEET in the previous years. उन्हीं को आपने बुक मार्क किया हुआ है, उन्हीं को आप रिव्यू करो, उन्हीं को आप रिव्यू करो whenever you get the time. Because एक बार करने से आपको लगता है कि अरे वाह हो गया, but after 7 days or after 10 days if you are not able to recall the same question, so that is wrong. आपसे नहीं हो रहा है वो चीज़, तो आप उसको दोबारा रिव्यू करो. बट अगर आपको थर्ड गो में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हो जाएंगे, कुछ होंगे जो नहीं हो पा रहे हैं, तो जो आपके हो गए हैं उन क्वेश्चंस को बुक मार्क से हटा दो, बिकॉज दे आर देयर इन योर हेड. तो जस्ट मेक योर थिंग्स मोर कंसाइज. दैट्स हाउ यू गो फॉर. नैरो डाउन करते जाओ, नैरो डाउन करते जाओ नंबर को. लास्ट में 200 300 400 तक आ जाए तो अच्छी बात. एग्जैक्टली. और हर्षिता क्वेश्चन बैंक
का मतलब कैसे करें कि जैसे साथ साथ थ्योरी के साथ साथ लेके चले, या फिर क्वेश्चन बैंक ज़्यादा करें थ्योरी कम पढ़े, या फिर थ्योरी ज़्यादा पढ़े फिर क्वेश्चन बैंक करें, ये इसका कैसे? ये डिपेंड करता है मतलब एग्जाम से आप कितना दूर हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर 3-4 months अवे फ्रॉम योर एग्जाम्स, थ्योरी का मेजर होल्ड होता है. उस टाइम पर यू आर रेयरली डूइंग क्वेश्चंस. आपने जो सब्जेक्ट किया या जो टॉपिक किया उसके आपने क्वेश्चंस लगा लिए. बट एज यू गो टूवर्ड्स योर एग्जाम, उस टाइम पर आपको अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप दिन में जीटी भी दे रहे हो, जीटी के क्वेश्चंस भी रिव्यू कर रहे हो, आप उसके बाद प्रीवियस ईयर भी देख रहे हो, बुक मार्क्स भी देख रहे हो. लेकिन फिर भी थ्योरी का जो प्रपोर्शन है, इवन लाइक टिल द एंड, इट शुड बी 70% फॉर थ्योरी एंड 30% फॉर क्वेश्चंस. इससे ज़्यादा आपको डिक्लाइन डाउन नहीं करना है फॉर योर थ्योरी पार्ट. 70% टाइम शुड गो फॉर थ्योरी, बिकॉज वॉट इज देयर इन योर नोट्स, ओनली दैट थिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, देन दैट इज रॉन्ग. नए क्वेश्चंस सबके लिए नए होते हैं, बट दे आर नॉट डिसाइडिंग योर रैंक, दे आर नॉट डिसाइडिंग इफ यू विल गेट योर सीट और नॉट. जो आपके नोट्स में है, अगर आपको वो नहीं आता, देन यू विल नॉट गेट योर सीट. करेक्ट. और मतलब जो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने को मिलती है अपने इंटर्नशिप में, टाइम निकालने की, जैसे आपने बताया कि इंटर्नशिप काफ़ी हेक्टिक है अपनी, ठीक है, तो जो उस टाइम में ड्यूटी भी हमें करनी है, हमें पढ़ाई भी करते रहना है, तो स्लीप साइकिल आई थिंक डिस्टर्ब रहेगा, होता ही है, ठीक है. ये तो उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपकी? ट्रिक्स तो डॉक्टर ट्रिक्स देते हैं. हमारे पास तो सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं, लाइक विच एवरी मेडिको इज लाइक गोइंग थ्रू दिस. लाइक you cannot have a good life, like in terms of sleep, in terms of eating and all these things, if you are like going through such a difficult phase. आप normal days पे जैसे it depends from which departments you are getting posted. अगर आप ऑब्स गाइनी जैसे department में हो, where you have day night off schedule, it is impossible to have a nice sleep schedule. But that happens in very limited departments. But for other departments where you do not have that kind of a schedule, आपको सुबह जाना होता है, you work for like 9 to 4 or 9 to 7 also. For such departments, like it is very important for you to understand कि आप चाहे रात के 6 घंटे सो या आप दिन के 6 घंटे सो, आपको सोना ही पड़ेगा. So it is better to stick to one schedule. For example, when you start doing your things in the end, when you are revising things, आप एक स्केड्यूल फॉर्म करते हो यूजुअली कि सपोज आई विश टू स्लीप एट 12, सो आई हैव टू स्लीप फ्रॉम 12 to 6, बट आई एम स्टडिंग समथिंग टिल 12 जो ख़त्म नहीं हुआ, और आई थिंक दैट विल नीड 10 more minutes, 15 more minutes. सो आई विल प्रेफर कि अभी ख़त्म करते हैं एंड देन आई विल स्लीप. बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो 15 मिनट मैं सुबह भी तो दे सकती हूँ ना. Why do I have to disturb my sleep schedule? Because every time you do it, your schedule is going to get disturbed. आज के 15 मिनट, फिर अगले दिन के 15 मिनट, and in this way you are going to shift your time every day, and that is not good for your circadian rhythm. You have to like remain at your maximum potential in terms of your mind state, your physical state, everything. So it is very important for you to eat healthy, sleep well, sleep at the right time. अगर आपको दिन में टाइम लग पा रहा है, सिर्फ दिन में टाइम लग पा रहा है, तो आप दिन में ही सो सकते हो. बट इफ़ यू हैव सच नाइस ड्यूटी आवर्स कि 9 to 4 हो रहा है या 9 to 1 हो रहा है, सो व्हाई नॉट स्लीप एट द राइट टाइम जब उतने ही घंटे सोना है तो. सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट नाइट का स्लीप, बिकॉज एग्ज़ाम के लिए जब आप अपियर करने के लिए जाते हो, सो एट दैट पॉइंट व्हेन यू आर सो स्ट्रेस्ड, आप लास्ट नाइट सो नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि आपको उस चीज़ की आदत ही नहीं है. You can do this मतलब haphazard schedule for the initial months, but I would not prefer that in the end months, I think. अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रोक्सीमेट आप पर डे कितना स्लीप अरेंज कर पाते थे, कितनी देर सो पाते थे? I have always been a person who sleeps for 6 hours only. But there are people like my own friends who have a habit of sleeping for 8 hours. So instead of bringing that 8 hour to 6 hour, it is better if you cut that 2 hours ka slot from something else. For example, if you are like just sitting with your friends, chit chatting, eating your food nicely, taking 2 hours, 3 hours ka time from there,
you can cut your time from there. It is not important to cut your sleep every time, because your नींद brain, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मतलब। एग्जैक्टली किसी की स्लीप 6 घंटे में पूरी होती है, किसी की 8 घंटे में पूरी होती है. दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट स्लीपिंग फॉर 14 आवर्स अ डे. दैट इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग. बट आप नॉर्मली जितना सोते हो, आप उसको बहुत ज़्यादा कट डाउन करने की कोशिश मत करो, बिकॉज आप अपना पोटेंशियल उससे कम किए जा रहे हो. एवरी डे यू विल बी एबल टू वर्क लेसर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे. और हर्षिता, एक और बहुत बड़ी दिक्कत आपको भी फील हुई होगी, सबको होती है, सोशल मीडिया। तो इससे दूर रहने के लिए क्या किया? I believed what my teachers said. Like, I blindly believed in Dr. Marwa, and with every video he used to tell us something very nice. Like for social media, he told us that the first thing we need to do is keep our notifications off, and that is a wonder. Like, if you keep your notifications off, half of your distraction has already been removed from your life. Second thing what I did was, like, I'm privileged in that sense that I had 2 devices to work on. I had my phone also, I had my iPad also. So instead of using my phone for like questions and videos and all these things, I preferred keeping my phone somewhere which is not in reach of my table, and I used my iPad instead, so that I don't have all those things. I didn't have any of the social media thing on my iPad. I didn't use anything. I just studied on my iPad. So I just used my iPad for like, if I'm studying in the end days, if I'm studying for like 15-16 hours, I'll study on my iPad. And when I'm going to sleep, I'll just check the important things that I've got in the day, and then I'll again go back to sleep. Yeah. काफी अच्छी थी। तो हर्षिता, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अभी 3rd ईयर में हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं और जो अभी इंटर्नशिप में हैं? उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि कैसे उनकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? एग्जैक्टली एज आई सेड कि बहुत आपका प्रेपरेशन का तरीका ही ऐसे वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप शुरू कहाँ से कर रहे हो. सो फॉर 3rd ईयर स्टूडेंट इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद, कि आप 3rd ईयर से ही, अगर आपने 1st 2nd ईयर अच्छे से पढ़ा है तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स. अगर आपने नहीं बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप अब स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, यू स्टिल हैव टू मेक नोट्स ओनली. सो द स्ट्रैटेजी फॉर 3rd ईयर स्टूडेंट्स विल रिमेन मोर और लेस द सेम ओनली, दैट यू हैव टू मेक नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, 1st 2nd ईयर का सब्जेक्ट्स एंड फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर PSM. Other than that, you can, like ENT, Oftaka, you can avoid reading the standard textbooks also, but you just have to do the notes only. And then final year mein only final year. And main thing is, before your internship starts, you need to have notes for all the subjects. So 3rd year ke students can start with this and can read some standard textbooks along with. For final year students, I don't think so you guys will have any time for standard textbooks. So you just have to like focus on making notes of all the subjects and doing your final year ki subjects very well. And the people who are in internship, you don't have to lose hope कि अरे नहीं हुआ अब तक, कुछ भी नहीं किया या कुछ भी ऐसा करके. You can still make it, but only difference is you have to put more hard work as compared to other people right now. अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं, then you make notes, you do smart study, you ask people who have already been in your shoes, how did they manage to do it, and you start doing things in that manner. You need to understand what is more important for you, what is less important for you. You cannot do, for example, if like sir you have studied whole 5 years MBBS mein, so you have studied standard textbooks, you have read everything. Now if I'm in internship and I'm starting now, I cannot say कि वो भी तो कर रहा है, मैं भी तो वैसे ही करूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक पूरा सब्जेक्ट नहीं होता मैं कैसे कर पाऊँगा. You need to understand that you both are sailing in different boats. So you have to do only those things which are important, which are being asked, and you will get that thing from your previous year questions, from your seniors, from your batchmates who are a little ahead of you, and
just go for GTs and all these things. Do not just get afraid, or even if like you scored very bad, just don't get disheartened and continue working. Yeah. तो रैप अप करते हैं अर्शिता. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. और अच्छा ये तो बता जाओ कि ब्रांच प्रेफरेंस क्या है, क्या लेना चाहते हो? I am more inclined towards surgical branches, but I'm still figuring out because since internship mein we aren't actually dealing with doctor kind of work, so I'm still going to different departments and trying to figure out what kind of work is being done and all these things. But yeah, I'm inclined more towards surgical branches. तो आई होप जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाए. Yes, sir. तो थैंक यू सो मच अर्शिता अगेन. Thank you so much, sir, for And giving so much all time the- of yours. एंड ऑल द Thank बेस्ट. you. Thank you, sir. थैंक यू. बाय अर्शिता. Bye, sir.